प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं हाजिर हूँ अगली वीडियो में कक्षा 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 से 10। देखिए, मैं आपको सबसे पहले प्रश्न दिखा देता हूँ। अगर आपके पास, कुछ बच्चों के पास मान लिया किताबें ना भी हों तो आप पहले प्रश्न देखिए 6 से लेके 10 तक। ये छठा और सातवां प्रश्न आप देखेंगे। 5 तक हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर छठा और सातवां, 5, 6, 7 हैं स्क्रीन पर और 5 तक हम पहले कर चुके हैं। तो छठा और सातवां ये प्रश्न है। पहले आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, नोट करेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन को आप आगे देखेंगे। ये ध्यान रखने की बात है। मैं अगले भी 8, 9, 10 की स्टेटमेंट भी आपके सामने रख देता हूँ और ये 8, 9 और 10 की स्टेटमेंट है। आप इनको अच्छी तरह से देखिए। बच्चों, सवाल को करने का सबसे आसान तरीका एक ही है कि पहले आप जो है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। अगर आप स्टेटमेंट को समझ पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आधा सवाल हो गया है। अब छठा सवाल हम शुरू करते हैं। बार बार स्टेटमेंट को, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बार बार स्टेटमेंट को अच्छी तरह से आप स्टेटमेंट पे पूरा ध्यान लगाइए, अच्छी तरह समझिए उसको, तो सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। देखिए, इसने कह रखा है महूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। एक आयताकार भूखंड है और वो विद्यालय बनाने के लिए उसको छोड़ा गया है। ये आयताकार भूखंड हम लगा लेते हैं है और इसकी जो भुजाएं हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 11:4 है। क्या अनुपात है हम लिख लेते हैं, लंबाई अनुपात चौड़ाई जो दे रखा है बच्चों, सबसे पहले उसके ऊपर ही हमने ध्यान देना है। सवाल उसी से होना है जो हमें दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है उसी से सवाल होना है, बिना स्टेटमेंट के नहीं। तो ये 11:4 दे रखा है। और अब आप देखिए, इस भूखंड पर बाढ़ 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय होंगे। भूखंड की माप बताइए। क्या क्या दे रखा है? एक भूखंड दे रखा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 है और इसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए अगर हम 100 रुपये प्रति मीटर यानी 1 मीटर की बाड़ की जो लंबाई है, 1 मीटर बाड़, उसका खर्च 100 रुपये आता है। 1 मीटर पर खर्च 100 है और कुल खर्च 75,000 रुपये है। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? आपको पहले भी बताया था कि यदि अनुपात दे रखा हो तो लंबाई चौड़ाई उसी अनुपात में आप मान लेंगे। माना लंबाई x, चौड़ाई कितनी हो गई? 4x। ये लंबाई और चौड़ाई है। तो अब आप देखिए, एक और क्या दे रखा है? 1 मीटर बाड़ का खर्च दे रखा है आपको। 1 मीटर पर बाड़ का खर्च है 100 रुपये। बाड़ का कुल खर्च दे रखा है 75,000 रुपये। देखिए बच्चों, बाड़ का कुल खर्च है 75,000 रुपये और 1 मीटर का खर्च है 100 रुपये। तो आप बाड़ की लंबाई निकाल सकते हैं। इसलिए बाड़ की लंबाई क्या हो जाएगी फिर? बाड़ की लंबाई, क्योंकि आप देखिए ना, बाड़ की लंबाई इससे कैसे क्यों निकलेगी? क्योंकि आप देखो, 1 मीटर पर खर्च 100, 2 पर 200, 3 पर 300, इस तरह से चलते चलते 75,000 रुपये का खर्च हो गया। जैसे 4 मीटर बाड़ हो तो 400 यानी 400 रुपये खर्च हुए। तो बाड़ की लंबाई कितनी है? 100 के हिसाब से 4 मीटर। अगर 500 रुपये खर्च हुए
तो बाड़ की लंबाई कितनी है 5 मीटर। इसी तरह 75,000 रुपये खर्च हुए तो बाड़ की लंबाई क्या होगी, आप क्या करें 75,000 भाग में 100। जैसे 500 रुपये खर्च हुए तो 100 से भाग कर दो, 5 मीटर आ गया। 400 रुपये खर्च हुए तो 100 से भाग कर दो, 4 मीटर। 300 रुपये खर्च हुए तो 300 को 100 से भाग करना, 3 मीटर। 200 रुपये खर्च हुए तो 100 से भाग करो 2 मीटर। और 100 रुपये खर्च हुए तो 100 को 100 से भाग करो 1 मीटर। और ये देखो 1 मीटर बाढ़ का खर्च 100 रुपये। तो अब आप देखिए 75,000 रुपये खर्च हुए तो बाढ़ की लंबाई निकालो, 100 से भाग कर दो, क्योंकि 1 मीटर का खर्च 100 है तो कुल खर्च को 1 मीटर के खर्च से भाग कर देंगे तो बाढ़ की लंबाई आ जाएगी। तो ये बाढ़ की लंबाई आ गई 750 मीटर। और बाढ़ की लंबाई क्या है, ये मान लिया ये हमारा भूखंड है, तो ये ए बी बी सी सी डी और डी ए की जोड़, इसका जोड़ ही तो कुल लंबाई है बाढ़ की। और ये क्या चीज़ है, इनका जोड़ परिमाप। इसलिए भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप परिमाप किसके बराबर हो गया 750 मीटर के, क्योंकि बाढ़ की कुल लंबाई यही है। परंतु इससे परिमाप निकालो, लंबाई भी दे रखा है चौड़ाई भी दे रखी है, परंतु परिमाप निकालिए। इससे परिमाप क्या होता है आयताकार का, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। हमने 7वीं कक्षा में भी पढ़ा है, आयताकार का परिमाप होता है लंबाई जमा चौड़ाई का 2 गुना। अब हम निकाल लीजिए इसी से 2 गुना किसका, लंबाई, लंबाई कितनी 11x, चौड़ाई कितनी है 4x। तो कुल परिमाप कितना हो गया 2, ये है 11 प्लस 4 कितना हो गया 15। 2 गुना में 15x यानी क्या आ गया 30x, ये आ गया। यहाँ पे परिमाप आया 30x, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई करके। और कुल खर्च को 1 मीटर के खर्च से भाग करने पर आया 750 मीटर। तो इसका मतलब ये भी उसी का परिमाप है, ये भी उसका परिमाप है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, अतः क्या हो जाएगा आपका 30x बराबर है 750 के। 30x किसके बराबर हो गया बच्चों 750 के। अब आप इसको x का मान निकाल लीजिए। x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये 30x, 30 यानी x के गुणा में है और बराबर है 750। तो आप क्या करें, इस 30 को इधर ले जाइए, ये भाग में आ जाएगा और हमारा x का मान आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, x बराबर है क्या आ जाएगा 750 भाग में 30, क्योंकि 30 यहाँ पे गुणा में था, कटने के पश्चात आ गया 25, x का मान 25 आ गया। तो लंबाई निकाल दो, क्योंकि लंबाई क्या है 11x, इसलिए लंबाई क्या आ जाएगी 11x, मतलब 11 गुणा 25, x का मान 25 है ना इस करके। तो आप इसको कर दीजिए, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 275 मीटर लंबाई आ गई। तो चौड़ाई क्या आ जाएगी बच्चों, आप खुद निकाल सकते हैं, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। चौड़ाई मतलब आपकी 4x, मतलब 4 गुणा में 25 बराबर है 100 मीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई आ गई भूखंड की। अगला सवाल आपको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, इसलिए मैं अगला सवाल भी पूरा करवा देता हूं। चलो अगले सवाल की तरफ। आप स्टेटमेंट पढ़िए, इतनी देर में इसको साफ करता हूं। स्टेटमेंट, बार बार कह रहा हूं बेटा, स्टेटमेंट जरूर पढ़िए, उसके बिना नहीं। स्टेटमेंट से ही पता लगता है हमने करना क्या है। देखिए ये कहता है स्टेटमेंट में, हसन स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। 2 प्रकार का कपड़ा,
इसमें कमीज़ बनाने के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून बनाने के कपड़े का भाव 90 रुपये। जो कमीज़ बनाने का कपड़ा है वो 50 रुपये प्रति मीटर है, और पतलून बनाने का जो कपड़ा है पैंट बनाने का वो 90 रुपये प्रति मीटर है। दो प्रकार का कपड़ा, एक कमीज़ का और दूसरा पैंट का। कमीज़ के कपड़े का भाव क्या है 50 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का मोल कितना है, मूल्य कितना है 50 रुपये, और पतलून के 1 मीटर का मूल्य कितना है 90 रुपये। और एक कमीज़ को बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है, जबकि पतलून बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। ऐसा इसने दे रखा है यहाँ पे। तो आगे ये कहता है कि वह इस कपड़े को 12% और 10% क्रमशः लाभ पर बेचता है। यानी कि जो कमीज़ का कपड़ा है उसको तो वो 12% लाभ पे बेच देता है, क्योंकि हर कोई दुकानदार जब खरीद के लाता है उसी रेट में थोड़ा देता है, बढ़ा के देता है। तो ये 12% लाभ पे बेचता है, और पतलून वाला 10% लाभ पर, और इस प्रकार उसे 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा ये दे बताना है। तो आप देखिए, दो प्रकार का कपड़ा है, एक कमीज़ का और दूसरा पतलून का। तो आप 7वां सवाल देखिए, कमीज के 1 मीटर कपड़े का मूल्य बच्चों है 50 रुपये, और पतलून यानी पैंट के 1 मीटर कपड़े का मूल्य वो है बच्चों 90 रुपये। अब आप देखिए, वो इसको तो 12% लाभ पे बेचता है और इसको 10% लाभ पे। तो बेचने वाला, क्योंकि उसने तो आगे बेचना है और वो 36,600 रुपये कमाता है, तो हम बेचने वाला मूल्य निकाल लेते हैं। कमीज के 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब जिस पे बेचा जाता है, विक्रय मूल्य, जो जिस मूल्य पे बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं बच्चों, और जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ये हम 7वीं कक्षा में भी कर चुके हैं, क्रय और विक्रय मूल्य वही है ये। जिस पे खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य, और जिस पर बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य। उसका क्रय मूल्य तो है कमीज के 1 मीटर का 50 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य निकालो, 50 प्लस 50 का 12%। सीधा फॉर्मूला भी है, वो भी लगा सकते हैं। सीधा फॉर्मूला भी आपको 7वीं में आया था कि क्रय मूल्य गुणा में 100 जमा लाभ बटे 100, वो भी कर सकते हैं आप, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो अब आप इसको देखिए, ये आ गया हमारा 50 प्लस 600 बटे 100, यानी कि 600 से ये कट गया, कितना आ गया 56 रुपये प्रति मीटर। यानी वो 50 रुपये 1 मीटर प्रति मीटर खरीदता है और 56 रुपये प्रति मीटर बेचता है। इसी तरह से पतलून के 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 90 रुपये था, क्रय मूल्य 90 का 10%, 0 से 0 0 से 0 कितना हो जाएगा 9, ये बच गया 90, ये 99 रुपये लिया 90 में 1 मीटर और बेचा 99 रुपये में 1 मीटर। अब आप देखिए, एक कमीज के कपड़े का मूल्य क्योंकि एक कमीज में 3 मीटर कपड़ा लगता है,
तो एक कमीज के कपड़े का मूल्य 56 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 3 से इसको गुना करें तो 168 रुपये आ गया। इसी तरह से एक पतलून, ये हमने 3 से गुना क्यों किया, क्योंकि एक कमीज को बनाने में 3 मीटर कपड़ा लगता है और वो 1 मीटर कितने में बेच रहा है, 56 में। पतलून के कपड़े का, एक पतलून के कपड़े का मूल्य 99 रुपये में बेचता है 1 मीटर और 2 मीटर लगता है एक में, तो 198 रुपये। यानी वो एक कमीज का कपड़ा जो है 168 रुपये में देता है और एक पतलून का कपड़ा 198 रुपये में देता है और वो इस प्रकार से बेचकर 36,600 रुपये कमाता है। तो हमें ये तो नहीं पता कितने कमीज हैं कितने पतलून, हाँ जितने कमीज होंगे पतलून तो उतने ही होंगे ना, ये तो पक्का है। तो इसलिए माना कमीज अथवा किसी की भी ले लो, पतलून की संख्या बराबर है इस करके, किसी की भी मान लो दूसरे की अपने आप बराबर हो जाएगी x। इसलिए कमीजों का कुल मूल्य मान लिया x कमीज है और 168 रुपये की एक आती है, तो कुल कितने की हो जाएंगे, 168 को x से गुना कर दो, इतने रुपए हो गया। इसी तरह पतलूनों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ₹198 की एक है और x कितने की होगी, गुणा में 198। प्रश्नानुसार अब आप आ जाइए, प्रश्नानुसार कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 168x ये तो कमीजों का मूल्य है, 198x ये है पतलूनों का मूल्य है और कुल है 36,600 रुपये दे रखा है, क्योंकि वो कुल 36,600 रुपये कमाता है। इन दोनों को जोड़ो, 8 और 8 16, 9 6 15 और 1 16, 2 और 1 3, 366x बराबर है 36,600। तो x का मान निकालिए, 36,600 बटे 366, इसको इससे काटेंगे तो उत्तर आ गया 100। इसका मतलब 100 कमीज बेचे उसने और 100 पतलून बेची। इसने पूछा क्या है, पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, कुल पतलून कितनी थी, अभी निकाली हमने कितनी, 100। और पतलूनों का अब आप देखिए, एक पतलून में कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर, तो पतलून का कपड़ा 100 पतलून खरीदी, एक में 2 मीटर लगता है, तो पतलून का कपड़ा 200 मीटर। इसी तरह कमीज का कपड़ा पूछा होता तो 300 मीटर, क्योंकि 3 मीटर लगता है एक में। अब आप अगला सवाल 8वां, इसमें मैं आपको स्टेटमेंट के साथ सारा समीकरण बना दूंगा, लेकिन समीकरण को हल नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। 8वां सवाल, आप स्टेटमेंट पढ़िए, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट, जो जो कह रखा है हम वैसा ही करेंगे स्टेटमेंट के अनुसार। ये कहता है हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, जितने हिरण हैं उसका आधा मैदान में चर रहा है और शेष का जो बच गया उसका 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है और शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो।
देखिए क्या कर रखा है, बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे। इसमें झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं, माना झुंड में हिरणों की संख्या निकाल लीजिए आप, मतलब सॉरी संख्या मान लीजिए, हिरणों की संख्या मान लो x। अब कहता है झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो मैदान में चर रहे हिरण क्या होंगे, आधा, इसका आधा यानी कि 1/2x, और आप इसको x/2 भी लिख सकते हैं। और शेष का 3/4 भाग खेल कूद रहा है, तो खेल कूद रहे हिरण कितने हैं, शेष का यानी जो बच गए उसका 3/4। तो आप पहले बच गए वो निकाल लो, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन शेष हिरण निकाल लो, आपको ये भी आना चाहिए। शेष हिरण x थे और उसमें से x/2 मैदान में चर रहे हैं, तो शेष कितने रह गए, इसको घटाओ इसमें से। क्या करते हैं आप देखिए, इनका हर बराबर कर सकते आप, या इसका लघुत्तम ले सकते हैं। घटाएं कैसे, ये है x/1 और ये है x/2। आप इसको क्या करें, हर को बराबर कर लीजिए। हर को बराबर करने का तरीका क्या है कि इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, तो ये 2x/2 माइनस x/2, सिर्फ इसको, और ऊपर नीचे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बराबर हो गए तो आप सीधा नीचे रखिए 2, लघुत्तम हो गया, और इसका 2x ऊपर यूं का तू, क्योंकि 2 को 2 से भाग करेंगे उत्तर 1 आएगा, 1 को ऊपर गुना करेंगे तो यूं का तू रहेगा। इसी तरह से इसको इससे भाग करेंगे, 1 उत्तर आएगा, 1 को x से गुना करेंगे, यूं ही रहेगा। अब 2x में से x घटा दो, x/2। वैसे भी अगर आधे वहां खेल रहे हैं तो बच के कितने, आधे ही बचेंगे, लेकिन ये निकाल के दिखा दिया आपको। अब खेल कूद रहे हिरण वो कितने हैं, शेष कितना है, 1 x/2। इसके कितने, 3/4, 3/4 मतलब 3/4। ये खेल कूद रहे हैं, शेष का 3/4 कह रखा है इसने कि शेष जो हिरण हैं ये शेष निकल गए, क्योंकि x कुल थे, आधे मैदान में चल रहे थे, तो शेष क्या रह गया, हमने इसमें से घटा दी। वैसे भी बिना घटाए भी आप कह सकते हैं कि x/2 ही रहेंगे, क्योंकि आधे वो हैं तो आधे ये होंगे, और जो आधे शेष बचे उसका 3/4 यानी गुना में 3/4, तो 3x/8 ये क्या है, खेल कूद रहे हैं। और शेष कहता है 9 हिरण पानी पी रहे हैं। बताइए कुल हिरण कितने हैं। तो प्रश्नानुसार देखिए आप, प्रश्नानुसार आधे हिरण मैदान में चल रहे हैं, शेष का 3/4 कहाँ खेल कूद रहे हैं। कितने खेल कूद रहे हैं, ये, और बाकी कितने बचे हुए हैं, 9 हो गए ना कुल। आधे ये रहे और बाकी बचे हुए का 3/4 खेल कूद रहे हैं, और बाकी जो 9 बच गए वो पानी पी रहे हैं। तो ये कुल हो गए, और हमने तो कुल x को माना था, इसलिए ये x। अब आप इसको सोल्व करेंगे खुद, और मैं आपको हिंट दे सकता हूं। आसान तरीका यही है, अगर किसी को लघुत्तम आता है तो लघुत्तम ले लीजिए इधर का, और नहीं आता है तो आप क्या करें, इसको सब के नीचे हर जो है 8 बना दो। तो इसको 8 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, इसको 8 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, या इसको आप छोड़ दीजिए, x वालों को रख लो, ये बाद में काम आ जाएगा। आप इसको यूं कर सकते हैं कि आप इसको उठा के उधर ले जाओ, 9 बराबर है x माइनस x/2 माइनस
3x/8। क्यों भाई? क्योंकि ये इधर प्लस का था उधर जाके माइनस, ये भी प्लस का था उधर जाके माइनस। अब आप इन इधर इधर वालों को हर में 8 बना लो। तो हर 8 बनाने के लिए इसको नीचे भी 8 से गुणा, ऊपर भी 8 से गुणा, इसको नीचे 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा, तो 8 8 बन गया। फिर आप इस तरीके से निकाल देना। और फिर जो x के साथ जो भी लगा उसको उठा के इधर ले आना, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, आपका x का मान आ जाएगा। नौवां सवाल, इसमें 10 सवाल हैं। 9 और 10 में से मुझे जो मुश्किल लगेगा वो मैं समझा देता हूं, दूसरा आपको नहीं समझाऊंगा, वो बिल्कुल आपने खुद करना है। नहीं आए तो आपको पता ही है, नंबर है मेरा आपके पास, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोबारा समझा दिया जाएगा। मैं 10वां सवाल लेता हूं एक जैसे ही। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु का कितने गुना है? 3 गुना। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले क्या थी? 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु x वर्ष, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 3x वर्ष। क्यों? क्योंकि ये कह रखा है इसने कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु का कितने गुना है? 3 गुना है। बच्चों स्टेटमेंट को पहले आप देखिए, ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे इसने स्पष्ट कह रखा है कि अमन की आयु जो है उसके पुत्र की आयु का कितना है? 3 गुना है। और तो हमने पुत्र की आयु को क्या मान लिया? x मान लिया। x मान लिया तो अमन की आयु कितनी हो गई? 3x हो गई। अब 10 वर्ष पहले उसने कहा कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु का कितने गुना थी? 5 गुना थी। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु निकालो। पुत्र की आयु अब x है, तो 10 साल पहले क्या होगी? x में से 10 घटा दो। जैसे आपकी आयु जो भी अब है, आप मान लिया अब 13 साल के हैं, तो 10 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी? 10 घटा दो। अब आपके पिता की आयु मान लिया 40 वर्ष है, तो 10 साल पहले क्या थी? 30 वर्ष। तो वही चीज़ यहाँ पे है। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या रही होगी? 10 घटा दो इसमें से, इतने वर्ष। इसी तरह से 10 वर्ष पहले अमन की आयु क्या रही होगी? अमन की जो अब आयु है, वर्तमान आयु ये रही, ये वर्तमान आयु है इनकी, तो इसमें से क्या घटा दो? 10 घटा दो। और ये कहा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आगे कीजिए। क्या कह रखा है कि 10 साल पहले अमन की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। यानी कि अमन की आयु 10 साल पहले ये थी, उसके पुत्र की आयु 10 साल पहले ये थी, और ये अमन की आयु पुत्र की आयु का कितने गुना थी? 5 गुना। पुत्र की आयु का 5 गुना। अब आप इनकी आयु निकालिए वर्तमान, तो आप इसको खुद सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा, ये 10, आपको मैं बता देता हूँ, ये 5x और ये -50। आप x एक तरफ, बिना x एक तरफ आप निकाल लीजिए और आपका x का मान आ जाएगा। जो x का मान आएगा वो पुत्र की आयु बनेगी, उसको 3 से गुणा कर देना तो वो अमन की आयु हो जाएगी। वैसे मैं बता देता हूँ, x का मान 20 आएगा, यानी पुत्र की आयु 20 वर्ष
तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। और आपको पता है अगर 10 घटा दें 20 में से तो 10 साल, और 60 में से 10 घटाएं तो 50 साल। 10 साल पहले 5 गुना हो गया ना, 10 पंजे 50। तो आपने इस तरह से करना है। इससे पहले वाला एक सवाल हमने छोड़ दिया है, वो बिल्कुल आसान है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं तो आप अपने टीचर से पूछिए, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया वो, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे नीचे जो एक ऐसे, तो उसमें भी मेरा फ़ोन नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे भी आप जाके बता सकते हैं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, बड़ों का सम्मान करें और काम करते रहें बच्चों। हैव ए नाइस डे।